स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज थोड़ा पढ़ ले में। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड के साइंस के कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि संभावना है कि इस वर्ष एग्ज़ाम में कुछ उसमें से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट 1। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो मरीजों के इलाज के लिए दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस को अपसारी कहा जाता है, ठीक है, और अवतल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब आएंगे, हमारे आँख में जो काले रंग की पुतली होती है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो उसके आकार को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल जिसे कहा जाता है वह नियंत्रित करता है। जब हम प्रकाश में होते हैं तो हमारी पुतली जो है वो फैल जाती है, और जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा रेटिना, दृष्टि पटल। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि वैसे दृष्टि दोष जिसमें दोनों लेंसों की जरूरत पड़े, अवतल और उत्तल, तो वो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टिता होता है जिसको बायोफोकल लेंस द्वारा यानी कि दोनों लेंसों से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार के अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब पर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या मापने की जरूरत होती है। तो दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि आपका ऑप्शन इसका ए होगा, ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा, दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी। अब आएंगे, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस का उपयोग पसंद करेंगे। यानी कि शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है उसमें जो एकदम छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उनको पढ़ने के लिए हमें कम से कम 50 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है वो उसका उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि हम उसे आसानी से साफ स्पष्ट पढ़ सकें। आगे हम जानेंगे, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर का एसआई मात्रक है? यानी कि विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम विभवांतर मापने के लिए वोल्ट का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है वोल्ट। आगे हम बढ़ेंगे, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट, यानी कि अचानक विद्युत धारा में क्या होता है, अब परिपथ में आग लग जाता है। तो परिपथ की विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? देखिए, कम होगा तो बढ़ता नहीं, दिक्कत नहीं आता है, जब ज़्यादा हो जाता है तभी आग लगती है। तो इसका आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 9 नंबर है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो अगर उत्तर जाएगा तो दक्षिण होगी, और अगर दक्षिण जाएगा तो उत्तर होगी, यानी कि इसका आंसर होगा दक्षिण की ओर। आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक तांबे की तार को आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो चौथा, यानी कि चारों तरफ जब एक तरफ से घूमेगा तो जब चारों पूरी तरफ से घूमने के बाद तब उसका एक तरफ पूरा होता है। यानी कि आयताकार क्षेत्र में 4 भुजाएं होती है, चारों के तरफ से घूमने पर 1/4 भाग ही काम करता है। आगे हम बढ़ेंगे, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। यानी कि जो किसी भी धारा परिनालिका होती है जो चुंबकीय होता है उसके सिरे पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव काम करता है, वहीं पे जाने पर उसका जो मान होता है वो बढ़ जाता है।
अब आएंगे हम लोग सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण अच्छा होता है। अब चलिए चिपको आंदोलन के बारे में सुने होंगे। ये एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें लोग पेड़ों से चिपक कर वृक्ष की रक्षा करते थे, वृक्षों से चिपक कर यानी कि पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे। तो वही क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, यानी कि क्या बचाना था, तो वृक्षों को बचाना था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। तो चूना का किया जाता है और उसका क्या किया जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH होल 2, CaOH होल 2 इसका फॉर्मूला होता है। आपका आंसर इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर एक आपको दिया गया है। तो Na2SO4 और BaCl2 और बी जिसका समीकरण किया गया है BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें आपकी प्रक्रिया हो रही है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रही है। आगे हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो CaO रासायनिक सूत्र होता है, CaO को बुझा हुआ चूना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी कि इसमें अम्लीयता ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया वीडियो आपको बिहार बोर्ड 10th से जुड़ी हुई तैयारी के लिए हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे, बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बक्साइट जो है तांबा का मुख्य अयस्क है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, अब आपका दिया हुआ है प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेन में आपका ये आपका ऑप्शन होगा इसका सी नंबर। ठीक है, आपका इसका आंसर होगा सी, देख सकते हैं सामने दिया हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे, अब एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम क्या होता है, तो ये इसका एथेनाइक अम्ल है। ठीक है, एथेनाइक अम्ल है जो वैज्ञानिक तौर तरीकों से इसका नामकरण किया जाता है। अब आएंगे, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी, एनोड बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया है जी, डॉबे राइनर। वीडियो के साथ बने रहें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। क्या है भाई, तो तत्वों का गुणधर्म है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया है, यानी कि इसका आंसर आपका बी होगा। आंसर सबके नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न 26 है आपका क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो ये आपका है OH का ऋण आयन जो है वो आपका लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब आएंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। जो पौधे होते हैं उनमें जल का संवहन जाइलम के द्वारा हो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है।
यानी कि कोशिका को ऊर्जा कौन देता है, तो उसका सही आंसर होगा एटीपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 29 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पत्तियों में हम लोगों ने पढ़ा है कि छोटी छोटी छिद्र होती है जिसे रंध्र कहा जाता है, और उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए, हृदय के दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाले हिस्से को आलिंद और नीचे वाले को निलय कहा जाता है, और रक्त को धकेलने का काम नीचे वाला हिस्सा करता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, निलय होता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपका होता है ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन का उपयोग हम लोग खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन, यानी जल जो है किस प्रकार से बढ़ता है पेड़ पौधों के लिए, तो है आपका गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि पेड़ देखिएगा जहाँ से झुक जाता है वहीं से जड़ बना करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 जो है, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, ये दिमाग के हिस्से हैं। ये कहाँ हैं, तो ये हमारे दिमाग के मध्य भाग में स्थित हैं। दिमाग के मध्य भाग में ये स्थित हैं और दिमाग के मध्य भाग का हिस्सा है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक यानी वैसी क्रिया जो बिना में हमारे इच्छा की होती है, जैसे वमन होता है, जमहाई होता है वमन मतलब, और चबाना होता है, चबाना हम जानबूझ के चबाते हैं, तो ये अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। और लार आना, लार ऐसे आ जाता है मुंह से, और हृदय का धड़कना, वो हम न चाहते हुए भी वो धड़केगा। तो इसमें अनैच्छिक क्रिया क्या है, चबाना, यानी कि ये हमारे मर्जी से होता है। अगर हम नहीं चाहेंगे कि नहीं चबाना है तो नहीं चबा सकते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है भाई, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा, अमीबा में विखंडन द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में भी विखंडन द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 36, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होता है नर भाग का, नर मानव में नर से निकलता है, जो कि वृषण से होता है। मानव शरीर में 2 वृषण पाए जाते हैं, उसी से आपका क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प में जो निचला हिस्सा होता है, जो पुष्प में नीचे होता है, जिसको अंडाशय कहा जाता है, वही आपका किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कितना होता है। पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, और पुरुष में यह बदलते रहता है। XX होता है और XY हो जाता है, तो ये बदलते रहता है। स्त्री में फिक्स रहता है, स्त्री में 23 जोड़ा X फिक्स होता है। 39 देखेंगे, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो मानव शरीर में अभी हमने बताया 23 युग्म होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि कितने होते हैं तो 46 होते हैं, अगर जोड़ा पूछेगा, युग्म यानी कि पूछेगा, तो 23 होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, तो अगले सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो केक, लकड़ी एवं ग्रास। ठीक है, अगले सेट के लिए, मॉडल सेट 2 के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और